डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताई गई सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे ऑडियो बुक वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे ऑडियो बुक वर्ल्ड चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक नया भारत अध्याय 11 संविधान सभा में चर्चा। एक नया भारत C11 संविधान सभा में चर्चा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संविधान सभा हॉल बहस से गुलजार था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने स्थान से उठे और उन्होंने पूरे कक्ष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी उपस्थिति ही सभी को चुप कराने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि हर सदस्य उस व्यक्ति के शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था जिसे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को लिखने का काम सौंपा गया था। अम्बेडकर ने विचारपूर्ण किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मित्रों, हमारे सामने जो कार्य है वह न केवल बहुत बड़ा है बल्कि अद्वितीय भी है। हम एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के भविष्य को परिभाषित करेगा। लेकिन ऐसा करते समय हमें स्वयं से पूछना होगा, हम किस प्रकार का भारत चाहते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो केंद्र की दृढ़ पकड़ से बंधा हो, या एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी विविधता का जश्न मनाए और अपने राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करे। कमरे में सहमति की फुसफुसाहट गूंज उठी, लेकिन असहमति की फुसफुसाहट भी सुनाई दी। रोहन अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया और देखने लगा कि कैसे परिचित बहस आकार लेने लगी है। अम्बेडकर ने आगे कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार हमारी रक्षा करने और एकता बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो, लेकिन हम ताकत के नाम पर अपने राज्यों की विशिष्ट पहचान का त्याग नहीं कर सकते। ऐसा करना भारत को भारत बनाने वाली चीज को मिटाना होगा। अगले वक्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो आगे की पंक्ति में बैठे थे। उनकी आवाज में गहरी गड़गड़ाहट थी, जिसने अम्बेडकर जितना ही ध्यान आकर्षित किया। अम्बेडकर, मैं इस बात से सहमत हूं कि विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक मजबूत केंद्र के बिना हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत एक देश बना रहे। हम बाहरी खतरों या आंतरिक विभाजनों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। दुनिया देख रही है और हम कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते। पटेल के शब्दों में इतनी तीक्ष्णता थी कि सभा में उनका प्रभाव फैल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोहन को पटेल के तर्क की ताकत का पता था कि एक कमजोर केंद्र वास्तव में अराजकता का कारण बन सकता है। लेकिन संतुलन बहुत महत्वपूर्ण था। तमिलनाडु के प्रतिनिधि कृष्णस्वामी अय्यर खड़े हुए, उनकी हताशा साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री वर्मा, अम्बेडकर, सरदार, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकता। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार अतिक्रमण न करे। हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई एक दूर के शासक को हटाकर दूसरे को लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर शासन करने के लिए लड़ी थी। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं होती हैं। हमें उन्हें संरक्षित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कमरे के कुछ हिस्सों से सहमति का स्वर गूंज उठा। रोहन आगे झुका, उसे हस्तक्षेप करने और बहस को बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता महसूस हुई। वह अपनी सीट से उठे और हॉल शांत हो गया। कृष्णास्वामी, रोहन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपकी चिंता जायज है। हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और यह स्वतंत्रता हमारे देश के हर कोने तक फैलनी चाहिए। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की विशिष्टता को दबा नहीं सकती और न ही उसे दबाना चाहिए। लेकिन अब हम जिस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं वह यह है, हम एक युवा कमजोर राष्ट्र हैं और हम फूट बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मजबूत केंद्र के बिना हम शुरुआत से पहले ही बिखर जाने का जोखिम उठा रहे हैं। रोहन के शब्दों ने उस क्षण की गंभीरता को प्रतिबिंबित कर दिया और सभा में सन्नाटा छा गया। पीछे बैठे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी आवाज ऊंची की। प्रधानमंत्री वर्मा, मैं आपकी भावना से सहमत हूं। हमें संतुलन बनाना होगा। केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उसे तानाशाह नहीं बनना चाहिए। केंद्र और राज्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियां होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों को उन मामलों में शासन करने की स्वतंत्रता हो जो उनके लोगों के अधिक निकट हों, जबकि केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक नियोजन को संभाले। यह बात कमरे में मौजूद कई लोगों के दिलों को छू गई। सरदार पटेल एक बार फिर आगे झुके। आजाद, आप हमेशा से ही तर्क की आवाज रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी एक बात पर सहमत हो सकते हैं, हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये रेखाएं धुंधली हो जाएं तो क्या होगा? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय संकट के क्षणों में केंद्र के पास निर्णायक रूप से कार्य करने की शक्ति हो। पंजाब के एक अन्य सदस्य तारा सिंह बोलने के लिए खड़े हुए। सरदार, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपकी चिंता की सराहना करता हूं, खासकर एक सीमावर्ती राज्य से होने के नाते। लेकिन हमें मेरे जैसे राज्यों की स्वायत्तता पर भी विचार करना चाहिए, जहां कृषि और स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है। हमें अपने संसाधनों और नीतियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है जो हमारी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती हों। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि केंद्र इस तरह के क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे? अम्बेडकर फिर खड़े हुए, उनकी आवाज बढ़ते तनाव को चीरती हुई निकल रही थी। तारा सिंह ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। राजनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ आर्थिक स्वायत्तता पर भी विचार किया जाना चाहिए। कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये ऐसे मामले हैं जिन्हें स्थानीय परिदृश्य को समझने वाले लोग ही सबसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन मैं सरदार पटेल से भी सहमत हूं। केंद्र को रक्षा, संचार, विदेश नीति और राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। हम एक ही पृष्ठ पर हैं। हमें शक्तियों के विस्तृत वितरण की आवश्यकता है। अम्बेडकर, मेरा प्रस्ताव है कि आपकी समिति एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करे कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है। हमें दोनों की शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि कोई भ्रम न रहे।
एक मजबूत केंद्र और सशक्त राज्यों के बीच एक स्वस्थ संतुलन ही इस देश को एकजुट रखेगा। पूरे कमरे में सहमति की फुसफुसाहट गूंज रही थी। कृष्णा ने आगे कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि यह संतुलन समय के साथ केंद्र के पक्ष में न झुक जाए? हमने इतिहास में सत्ता को बहुत बार केंद्रीकृत होते देखा है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि संविधान समय के साथ बिना किसी बदलाव के विकसित हो? रोहन ने चुनौती को पहचानते हुए थोड़ा मुस्कुराया। यह सुनिश्चित करके कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, इसे संशोधनों के लिए खुला होना चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कि सत्ता असंगत रूप से बदल जाए। लचीलेपन और कठोरता के बीच संतुलन बनाना होगा। हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो संशोधन की अनुमति देते हैं लेकिन किसी भी सरकार के लिए हमारे राष्ट्र के मूल ढांचे को बदलना मुश्किल बनाते हैं। यह बहस घंटों तक जारी रही, जिसमें और भी लोग शामिल हुए तथा प्रत्येक ने अपनी अपनी चिंताएं या सुझाव प्रस्तुत किए। हालांकि रास्ता स्पष्ट नहीं था, लेकिन मंजिल एक एकीकृत मजबूत भारत थी जिस पर सभी सहमत हो सकते थे। सत्र के अंत तक बहस काफी तीखी हो गई थी, लेकिन प्रगति हो रही थी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। देश को कुछ ही महीने पहले स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन आगे चुनौतियां बहुत बड़ी थी। गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी तथा अत्यंत अनुत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था नवगठित सरकार के सामने एक अचल पर्वत की तरह मंडरा रही थी। हालांकि रोहन चुनौतियों से पीछे हटने वालों में से नहीं था। वित्त मंत्री हरीश पटेल के आने का इंतजार करते हुए रोहन ने उन आंकड़ों पर नजर डाली जिन पर वह हफ्तों से गौर कर रहा था। भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी $70 के आसपास थी तथा लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे, जो महत्वपूर्ण होते हुए भी अकुशल अल्पोत्पादक थी तथा उसे आधुनिकीकरण की सख्त आवश्यकता थी। औद्योगिक विकास सीमित था और देश विभाजन के बाद के परिणामों से जूझ रहा था, जिससे इसकी नाजुक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो गई थी। हरीश एक मोटी फाइल लेकर कमरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। हरीश ने बैठते ही कहा, प्रधानमंत्री जी, आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है। हम लगभग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देती है, लेकिन यह अभी भी पुरानी तकनीकों पर चल रही है। औद्योगिक उत्पादन लगभग न के बराबर है और हमारा बुनियादी ढांचा इतना अविकसित है कि वह उस तरह के विकास को सहारा नहीं दे सकता जिसकी हमें जरूरत है। रोहन ने सिर हिलाया। उसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। हरीश, मैं इस बारे में सोच रहा था कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। हमें एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करे और दीर्घकालिक विकास की नींव रखे। मैं हमारे आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर काम कर रहा हूँ। यह महत्वाकांक्षी है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें इस देश को बदलना होगा और इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी होगी। हरीश ने उत्सुकता से आगे झुककर पूछा, 5 साल? आप इसे कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। रोहन ने डेस्क पर से कुछ दस्तावेज हरीश की ओर सरका दिए। हम औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे और कृषि आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये हमारी योजना के स्तंभ होंगे। इनके बिना हम देश को गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकते। हरीश ने दस्तावेजों पर नजर डाली और मुख्य बिंदुओं पर सरसरी निगाह डाली। यह महत्वाकांक्षी है, प्रधानमंत्री जी। हम कहां से शुरुआत करें? रोहन ने योजना का ब्यौरा बताते हुए कहा, हम भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करेंगे। भारत को निर्माण के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता है। अभी हम सालाना लगभग 1.5 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे आकार के देश के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अगले 5 सालों में हमें भिलाई और रोरकेला जैसी जगहों पर नए प्लांट लगाकर अपने स्टील उत्पादन को कम से कम दोगुना करना होगा। स्टील औद्योगिक विकास की रीढ़ है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं बना सकते। यह सच है, हरीश ने सहमति जताते हुए कहा। स्टील के बिना हम अपने परिवहन या बिजली क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। ऊर्जा के बारे में क्या? हमारा वर्तमान बिजली उत्पादन अपर्याप्त है और हम कुछ क्षेत्रों में ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। रोहन ने सिर हिलाया। इसलिए हम जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों में भी भारी निवेश करेंगे। हमारे पास गंगा और यमुना जैसी नदियों से बिजली पैदा करने की अपार क्षमता है। अगर हम अपने बिजली उत्पादन को बढ़ाएं तो हम कारखानों, घरों और कृषि सिंचाई प्रणालियों का समर्थन कर सकते हैं। अधिक बिजली के साथ हम उद्योग के पनपने के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। रोहन ने आगे कहा। हरीश ने नोट्स लिखे। हमें एक मजबूत परिवहन नेटवर्क की भी आवश्यकता होगी। हमारी रेलवे प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, लेकिन यह पुरानी और अक्षम है। हम इसका विस्तार और आधुनिकीकरण करेंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अपने गांवों को शहरों से जोड़कर हम कृषि और औद्योगिक विकास दोनों के लिए अवसर पैदा करते हैं। किसानों की बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी और कच्चे माल का परिवहन अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। हरीश ने अपनी कलम मेज पर थपथपाई। वह स्पष्ट रूप से प्रभावित था। लेकिन हमारे पास अकेले इसके वित्त पोषण के लिए पूंजी नहीं है। हम नियंत्रण खोए बिना निवेश कैसे ला सकते हैं? रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी बाहें मोड़ ली। हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित करनी होगी। राज्य इस्पात, ऊर्जा, परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करेगा, लेकिन हम निजी कंपनियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम विदेशी भागीदारी की अनुमति देंगे, लेकिन हम उन्हें हावी नहीं होने देंगे। विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती हैं, लेकिन केवल सख्त शर्तों के तहत। उन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में शामिल होना चाहिए और भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। हम विदेशी शक्तियों को अपने उद्योगों पर नियंत्रण नहीं करने दे सकते, लेकिन हम अपनी वृद्धि को गति देने के लिए उनकी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। हरीश ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक स्मार्ट तरीका है। हम अपने प्रमुख उद्योगों पर संप्रभुता छोड़े बिना उनके संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। रोहन ने आगे कहा। हमारी योजना का दूसरा स्तंभ कृषि आधुनिकीकरण है। हम औद्योगिकीकरण के दौरान अपनी 80% आबादी को पीछे नहीं छोड़ सकते। अभी हमारा कृषि क्षेत्र अत्यधिक अक्षम है।
किसान पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और हमारे पास कम फसल उपज है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कृषि उत्पादकता को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। इसका मतलब है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पानी लाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करना, बांध और नहरें बनाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्यात की अनुमति देने के लिए हमें इन क्षेत्रों में फसल की पैदावार दोगुनी करनी होगी। हरीश ने पूछा, आप किसानों को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं? रोहन ने कहा, हम सहकारी खेती को बढ़ावा देंगे। किसान आधुनिक उपकरण और बीज खरीदने के लिए संसाधन जुटाएंगे। यह छोटे किसानों के लिए बड़े परिचालनों की दक्षता से लाभ उठाने का एक तरीका है। हम सड़कों और भंडारण सुविधाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी निवेश करेंगे ताकि किसान अपनी उपज को कुशलतापूर्वक बाजारों तक पहुंचा सकें। भूमि सुधार। हरीश ने मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता को समझते हुए पूछा। हमें यह करना ही होगा, रोहन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। यदि हम कृषि उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि का पुनर्वितरण आवश्यक है, लेकिन हमें इसे सावधानीपूर्वक संभालना होगा। हम संघर्ष से बचने के लिए बड़े भूस्वामियों को मुआवजा देंगे और हम उन लोगों को भूमि देने को प्राथमिकता देंगे जो वास्तव में उस पर काम करते हैं। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि छोटे किसान अपनी उत्पादकता में सुधार करने के लिए सशक्त हों। हरीश ने एक नोट बनाया। और वित्तपोषण, इसमें बहुत खर्च आएगा। रोहन ने आह भरी। हम इसे सरकारी बॉन्ड, प्रगतिशील कराधान और विदेशी ऋणों के संयोजन के माध्यम से वित्तपोषित करेंगे। हम बॉन्ड जारी करके घरेलू स्तर पर धन जुटाएंगे, जिससे हमें विदेशी स्रोतों से अत्यधिक उधार लिए बिना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। हम विलासिता की वस्तुओं और धन पर कर भी बढ़ाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे धनी नागरिक राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। हरीश ने चिंता जताई, लेकिन हमें मुद्रास्फीति से सावधान रहना होगा। कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं। रोहन ने उन्हें आश्वासन दिया, हम मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रखेंगे। इसे नियंत्रित करने की एक कुंजी आवश्यक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की हमारी क्षमता होगी। अगर हम घरेलू स्तर पर अधिक खाद्यान्न उगा सकते हैं और अधिक स्टील, सीमेंट और ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, तो हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित रख पाएंगे। विकल्प आयात पर निर्भर रहना है, जो हमारे भुगतान संतुलन के लिए विनाशकारी होगा। हम कितनी वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं? हरीश ने दीर्घावधि परिदृश्य के बारे में जिज्ञासा से पूछा। इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक मुझे उम्मीद है कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 25% बढ़ेगा, जिसमें औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हमारा लक्ष्य इस्पात उत्पादन में 100% वृद्धि, बिजली उत्पादन को दोगुना करना और कृषि उपज को 50% तक बढ़ाना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। हम लोगों को कम उत्पादकता वाले ग्रामीण कार्यों से कारखानों में ले जाएंगे, जहां वे उच्च मजदूरी कमा सकेंगे और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगे। हरीश पीछे झुके, स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। प्रधानमंत्री जी, यह एक बहुत बड़ी योजना है। अगर हम इसे सफल बना सकें तो भारत बदल जाएगा। रोहन मुस्कुराया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है हरीश। इस देश के लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत बहुत लंबे समय तक कष्ट झेले हैं। अब हमारे पास एक ऐसा भविष्य बनाने का मौका है जहां हर भारतीय सिर्फ जीवित रहने के बजाय समृद्ध हो सके। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास एक नया भारत। अध्याय 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत। एक नया भारत। C13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत। एड्स बाय पब फ्यूचर। केवल 2 वर्ष पहले स्थापित संयुक्त राष्ट्र इस नई वैश्विक व्यवस्था की आधारशिला बन गया है और आने वाले भविष्य में विश्व की आवाज बनेगा। यह बात रोहन को पता थी और इसीलिए उसने भारत को अतीत में की गई सबसे बड़ी रणनीतिक भूल को दोहराने से रोका। रोहन ने सुनिश्चित किया कि वे इस अवसर को न चूकें। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। यह विषय कई महीनों से जोर पकड़ रहा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत का प्रयास। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बल्कि वैश्विक मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पहचान बनाने के लिए कृतसंकल्प था। भारत के प्रधानमंत्री रोहन वर्मा ने भारत के सबसे सम्मानित राजनयिकों में से एक के अजीज को मामला प्रस्तुत करने के लिए भेजा था। अपनी वाक्पटुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ के लिए जाने जाने वाले अजीज परिषद को संबोधित करने के लिए सदन में खड़े थे। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष फ्रांस के प्रतिनिधि ने सत्र की शुरुआत की। आज हम भारत गणराज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसमें इस परिषद में स्थायी सीट का अनुरोध किया गया है। अब हम भारत के प्रतिनिधि की बात सुनेंगे। के अजीज अफसर की गंभीरता को दर्शाते हुए आकर्षक सूट पहने हुए मंच की ओर आगे बढ़े। उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हुआ भारत अब विश्व की सबसे शक्तिशाली मेज पर अपना स्थान मान रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। देवियों और सज्जनों, अजीज ने स्पष्ट और स्थिर स्वर में कहा, भारत आज आपके सामने एक पुनर्जन्म वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा है। स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष लंबा और कठिन रहा है, लेकिन यह न्याय, समानता और शांति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र के मूल में है। उन्होंने कुछ देर रुककर अपने शब्दों को भव्य हॉल में गूंजने दिया। सिर्फ 3 महीने पहले हमारी आज़ादी के बाद से भारत ने वैश्विक समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमने क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लिया है, पुनर्निर्माण में सहायता के लिए अपने संसाधनों की पेशकश की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर दृढ़ता से खड़े हैं। अजीज ने आगे कहा, उनका स्वर और भी जोशपूर्ण होता जा रहा था। लेकिन इन सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी स्वतंत्रता के साथ शुरू नहीं हुई। सदियों से भारत विविधताओं की भूमि रहा है, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं सहअस्तित्व में हैं। इसने हमें एकता और शांति के महत्व पर एक अनूठा दृष्टिकोण दिया है, ऐसे सबक जिनकी आज दुनिया को सख्त जरूरत है।
उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और 4 स्थायी सदस्यों फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों से नजरें मिलाईं। सुरक्षा परिषद का गठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन इसे आधुनिक विश्व की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। भारत में मानवता का 5वां हिस्सा रहता है। वैश्विक संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति में हमारा योगदान बहुत बड़ा है और सुरक्षा परिषद में हमारी अनुपस्थिति एक ऐसा अंतर है जिसे भरना होगा। हॉल में सन्नाटा था। अजीज को पता था कि उनका ध्यान उस पर है, लेकिन उसे अपनी बात स्पष्ट करनी थी। भारत का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना सिर्फ निष्पक्षता का मामला नहीं है, यह एक आवश्यकता है। हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। हम फासीवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और हमारी नई सरकार लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। हम न केवल अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उन सभी नवस्वतंत्र राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विश्व के शासन में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। अजीज की आवाज थोड़ी नर्म हो गई जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की। यह सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सुरक्षा परिषद सभी लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करे। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले उन लोगों की बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि से लिए जाएं जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष और विजय दोनों को देखा है। वह सम्मानपूर्वक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से पीछे हटे। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने चर्चा के लिए मंच खोला और स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधियों ने बोलना शुरू किया। एज बाय पब फ्यूचर, फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। फ्रांस ने हमेशा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसके हाल के उदय का सम्मान किया है। हम आज यहाँ प्रस्तुत किए गए मजबूत मामले को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत की उपस्थिति वास्तव में इस निकाय को मजबूत करेगी। सोवियत संघ के प्रतिनिधि, जो अपनी सुविचारित कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, ने अगला भाषण दिया। वैश्विक शांति के लिए भारत के योगदान, विशेष रूप से क्षेत्रीय अस्थिरता के संदर्भ में इसके हाल के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोवियत संघ पूर्व से आवाज उठाने के महत्व को पहचानता है, विशेष रूप से एक ऐसे राष्ट्र से जो हाल ही में औपनिवेशिक शासन से उभरा है। भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने से हमारी चर्चाओं में एक मूल्यवान परिप्रेक्ष्य जुड़ेगा। ब्रिटिश प्रतिनिधि अभी भी भारत के एक उपनिवेश के रूप में खो जाने की स्थिति से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीनों में भारत के साथ उनके व्यवहार को देखते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में संयम बरता। यूनाइटेड किंगडम एशिया में भारत के रणनीतिक महत्व और विश्व मामलों में इसके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानता है। हालांकि हमें इस समय परिषद के विस्तार के निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अंत में अमेरिकी प्रतिनिधि, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं, ने मंच संभाला। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसी सुरक्षा परिषद के महत्व में विश्वास करता है जो आधुनिक दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है। भारत का लोकतंत्र, एशिया में इसकी रणनीतिक स्थिति और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसे स्थायी सीट के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इससे अधिक प्रभावी और प्रतिनिधि परिषद का गठन हो। 1 घंटे के विचार विमर्श के बाद सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने मतदान का आह्वान किया। कमरे में माहौल तनावपूर्ण था। प्रत्येक प्रतिनिधि जानता था कि इसका परिणाम वैश्विक शासन के भविष्य को नया आकार दे सकता है। राष्ट्रपति ने घोषणा की, हमारे समक्ष प्रस्ताव भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का है। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए हम खुले मतदान के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक सदस्य देश अपनी स्थिति की घोषणा करेगा। क्लर्क ने हाजिरी शुरू की और प्रतिनिधियों ने अपने वोट डाले। फ्रांस, एज बाय पब फ्यूचर, हाँ, दृढ़ उत्तर आया। सोवियत संघ, हाँ, सोवियत प्रतिनिधि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यूनाइटेड किंगडम, कुछ देर रुकने के बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि ने कहा, हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा। 4 सकारात्मक मतों के साथ प्रस्ताव पारित हो गया। स्थायी सदस्यों ने भी तुरंत इसका अनुसरण किया तथा बहुमत ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने परिणाम की घोषणा की। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत गणराज्य को बधाई। के अजीज के खड़े होते ही सदन में तालियां गूंज उठी, उनका हृदय गर्व से फूल उठा। यह एक व्यक्तिगत जीत से कहीं अधिक थी, यह भारत और उपनिवेशवाद की छाया से उभर रहे सभी देशों के लिए विजय थी। अजीज एक बार फिर मंच पर आए। भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से मैं हमारे देश की भूमिका और योगदान को मान्यता देने के लिए इस परिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम इस जिम्मेदारी को विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करते हैं और हम दुनिया में शांति, न्याय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने पद का उपयोग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। बैठक समाप्त हुई और प्रतिनिधिगण कक्ष से बाहर जाने लगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनना सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं था, यह प्रतिनिधित्व के बारे में था और यह सुनिश्चित करना था कि सुरक्षा परिषद उन लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करे जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। दिल्ली वापस आकर जब सफल मतदान की खबर रोहन वर्मा तक पहुंची तो उन्हें उपलब्धि की गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने अंततः वह कर दिखाया जो हर भारतीय चाहता था और आज उन्होंने वह हासिल कर लिया है। आज भारत, जो कभी एक उपनिवेश था, अब वैश्विक व्यवस्था का एक पूर्ण सदस्य बन चुका है, जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास एक नया भारत, अध्याय 14, भारत अमेरिका निवेश समझौता। एक नया भारत, सी 14, भारत अमेरिका निवेश समझौता। एड्स बाय पब फ्यूचर। नवंबर 1947 के मध्य तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश की हाल ही में स्थायी सदस्यता में वृद्धि, आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के कारण, ने भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।
प्रधानमंत्री रोहन वर्मा के लिए यह न केवल एक बड़ी उपलब्धि थी, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी था। इस नए रिश्ते के हिस्से के रूप में रोहन ने अमेरिकी समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की नींव रखने के लिए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से संपर्क किया। नवंबर की एक ठंडी सुबह रोहन ने व्हाइट हाउस को सीधा फोन किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रूमैन, मैं भारत के लोगों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में आपके अटूट समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सुरक्षा परिषद में हमारा हालिया समावेश न केवल भारत के लिए बल्कि उपनिवेशवाद की छाया से उभर रहे सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रूमैन की आवाज गर्मजोशी और स्थिरता से भरी थी। प्रधानमंत्री वर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के महत्व को पहचानता है, न केवल एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी। हम भारत के विकास को राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश एक मजबूत, अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। रोहन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए गहरे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया। राष्ट्रपति महोदय, हम शांति और स्थिरता के लिए एक समान दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन भारत को वास्तव में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमें अपने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। हमारी साझेदारी नवस्वतंत्र राष्ट्रों और स्थापित वैश्विक शक्तियों के बीच सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। ट्रूमैन, जो हमेशा व्यवहारिक रहे हैं, ने सकारात्मक जवाब दिया। मैं सहमत हूं, प्रधानमंत्री जी। आइए देखें कि हम साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। मैं सचिव मार्शल को आपकी टीम के साथ चर्चा शुरू करने का निर्देश दूंगा ताकि हम देख सकें कि हम कहां सबसे ज्यादा सहायता प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह निवेश, तकनीकी सहयोग या शिक्षा आदान प्रदान के माध्यम से हो। कॉल एक आशाजनक नोट पर समाप्त हुई और रोहन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अगले दिन उन्होंने संसद में वित्त मंत्री हरीश पटेल और अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार नीरज कुमार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। एड्स बाय पब फ्यूचर विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आसन समझौते के लिए सर्वोत्तम संभव शर्तें सुनिश्चित करना, जिससे भारत की स्वतंत्रता के बाद की नाजुक अर्थव्यवस्था में अत्यंत आवश्यक पूंजी का संचार हो सके। जब रोहन पहुंचे तो संसद में बैठक कक्ष पहले से ही तैयार था। वित्त मंत्री हरीश पटेल और उनके निकटतम सलाहकार नीरज कुमार इंतजार कर रहे थे। वे भारत की आर्थिक आवश्यकताओं तथा अमेरिका के साथ आत्मविश्वास तथा सावधानी के साथ किस प्रकार संपर्क किया जाए, इस विषय पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। हरीश, नीरज, रोहन ने अपनी सीट पर बैठते हुए उनका अभिवादन किया। अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इस पर ऐसी रणनीति के साथ काम करना होगा जो भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करे। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना इस साझेदारी का अधिकतम लाभ उठा सकें? हरीश ने कागजों का एक ढेर निकाला। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका बुनियादी ढांचे, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों में निवेश करने के लिए उत्सुक है, लेकिन वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा सहयोग में भी रुचि रखते हैं। यह केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, वे भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देख रहे हैं जो एशिया में अस्थिरता को संतुलित करने में मदद कर सकता है। रोहन ने आगे झुकते हुए सिर हिलाया। हमें उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमारी नींव का निर्माण करें, लेकिन वैश्विक क्षेत्र में हमें रणनीतिक रूप से भी स्थापित करें। इस साझेदारी से हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। नीरज ने कहा, उन्होंने रक्षा सहयोग में भी रुचि दिखाई है। हमें संकेत मिल रहे हैं कि वे हमारी नौसेना और वायु रक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण में सहायता करने के इच्छुक हैं। इसमें जहाज निर्माण तकनीक का हस्तांतरण या यहां तक कि नौसेना के जहाजों का सह विकास भी शामिल हो सकता है। लेकिन हमें ऐसे सहयोग की शर्तों के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। रोहन ने इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया। हमें ऐसी शर्तें सुरक्षित करने की आवश्यकता है जो हमारी घरेलू क्षमता का निर्माण करें। यदि हमें नौसेना के जहाजों या विमानों पर सहायता मिल रही है, तो ध्यान संयुक्त उद्यमों पर होना चाहिए जिसमें भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक और श्रमिक गहराई से शामिल हों। दीर्घकालिक लक्ष्य एक स्वतंत्र भारतीय रक्षा उद्योग होना चाहिए, न कि विदेशी आयात पर निर्भर होना चाहिए। हरीश ने सहमति जताई। बिल्कुल, हमें रक्षा सहयोग को सिर्फ खरीद के तौर पर नहीं, बल्कि अपने उद्योग को विकसित करने के अवसर के तौर पर देखना चाहिए। आइए हम प्रस्ताव करें कि विकसित किए जाने वाले किसी भी नौसैनिक जहाज या विमान में पहले 5 सालों के भीतर कम से कम 50% भारतीय निर्मित घटक होने चाहिए। समय के साथ यह संख्या बढ़नी चाहिए। रोहन ने थोड़ा मुस्कुराया। हमें इस तरह के सौदे की जरूरत है जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो, लेकिन हम आत्मनिर्भरता की स्थिति में हों। बुनियादी ढांचे की बारीकियों के बारे में क्या? हरीश ने अपने नोट्स के दूसरे भाग को पलटा। अमेरिका अनुकूल ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए तैयार है, खासतौर पर सड़कों, रेलवे और ऊर्जा अवसंरचना के लिए। वे शुरुआती $300 मिलियन के निवेश की बात कर रहे हैं, जिसका ध्यान बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर होगा, जबकि 5 साल में रेलवे का विस्तार 5000 किलोमीटर तक किया जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर इससे हमारे कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाली बाधाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। नीरज ने कहा, लेकिन कर्ज का मामला भी है। हमें इन ऋणों के प्रबंधन के बारे में सावधान रहना होगा। हम कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहते। रोहन ने सिर हिलाया। सहमत। आइए सुनिश्चित करें कि ब्याज दरें तय हों और बुनियादी ढांचे पर दीर्घकालिक रिटर्न से जुड़ी हों। अगर हम कपड़ा, जूट और स्टील जैसे सही उद्योगों के निर्माण में निवेश करते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना इन ऋणों को चुकाने के लिए राजस्व होगा। जब वे बातचीत के निहितार्थ पर विचार कर रहे थे तो कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। रोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ अर्थशास्त्र से कहीं ज्यादा है। यह अगली सदी के लिए दुनिया में भारत की स्थिति सुनिश्चित करने के बारे में है। आइए हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रक्षा उत्पादन और बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूल शर्तों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन साथ ही प्रमुख क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने पर भी ध्यान दें। अगले दिन रोहन, हरीश और नीरज के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक सुरक्षित सम्मेलन कक्ष में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री वर्मा, मंत्री पटेल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, सेक्रेटरी मार्शल ने कहा।
संयुक्त राज्य अमेरिका इस साझेदारी में जबरदस्त संभावना देखता है। हमारा मानना है कि भारत की सफलता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्रों में भारी निवेश करने के लिए तैयार हैं। रोहन ने संयमित लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। हम भारत के साथ साझेदारी करने की अमेरिका की इच्छा की सराहना करते हैं, लेकिन यह साझेदारी आपसी लाभ और हमारी संप्रभुता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य आधुनिकीकरण करना है, हाँ, लेकिन हमें अपने घरेलू उद्योगों का निर्माण भी करना होगा। आप कैसे प्रस्तावित करते हैं कि हम इसे हासिल कर सकें? मार्शल ने सिर हिलाया। हमने इस पर विचार किया है। हमारे प्रस्ताव में रक्षा सहयोग के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण शामिल है। हम नौसेना के जहाज निर्माण और विमान उत्पादन पर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ शुरुआत करेंगे। यह एक संयुक्त उद्यम होगा जहां भारतीय इंजीनियर और तकनीशियन अमेरिकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि भारत के पास नौसेना के जहाज बनाने की अपनी क्षमता हो। रोहन ने कहा, हमें ऐसी साझेदारी की जरूरत है जो हमारी क्षमता का निर्माण करे, लेकिन हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि 5 साल के भीतर इन जहाजों में कम से कम 50% घटक भारत में बने होंगे। इसके अलावा हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भारतीय श्रमिक और इंजीनियर उत्पादन के हर चरण में गहराई से शामिल हों। यह भविष्य के निर्माण के बारे में होना चाहिए। मार्शल प्रभावित दिखे। हम इस पर सहमत हो सकते हैं। और बुनियादी ढांचे के बारे में क्या? हरीश ने कार्यभार संभाला। सचिव मार्शल, हमारी चर्चा का ध्यान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों पर होना चाहिए। हम $300 मिलियन के ऋण पैकेज का प्रस्ताव करते हैं, लेकिन अनुकूल ब्याज दरों और इन परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न राजस्व से जुड़ी एक दीर्घकालिक पुनर्भुगतान योजना के साथ। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह अल्पावधि में हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव न डाले। एड्स बाय पब फ्यूचर। मार्शल ने ध्यान से सुना। यह उचित लगता है। हम ऋणों की संरचना इस तरह से करेंगे कि पुनर्भुगतान प्रबंधनीय हो और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सफलता से जुड़ा हो। भारत की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए हम आपके बंदरगाहों को विकसित करने में विशेष रूप से रुचि रखते हैं। बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उन्नत बंदरगाहों से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने के अवसर भी पैदा होंगे। चर्चा कई घंटों तक जारी रही। उन्होंने रक्षा सहयोग किस प्रकार काम करेगा, बुनियादी ढांचे के लिए ऋण की संरचना किस प्रकार होगी तथा प्रौद्योगिकी और शिक्षा में भविष्य में सहयोग की संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। दिन के अंत तक नई साझेदारी की रूपरेखा तैयार हो गई। अभी भी कुछ विवरण तय होने बाकी थे, लेकिन दोनों पक्ष मुस्कुराते हुए बैठक से बाहर निकले। अगले दिन दोनों पक्षों ने समझौते की घोषणा करने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस ऐतिहासिक साझेदारी का विवरण सुनने के लिए उत्सुक विश्व भर से पत्रकार कमरे में जमा हो गए। रोहन पोडियम के पीछे खड़े होकर एक नेता के शांत आत्मविश्वास के साथ उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे, जो जानते थे कि वे इतिहास बना रहे हैं। रोहन ने कहा, देवियों और सज्जनों, आज भारत और अमेरिका ने एक ऐसी साझेदारी की नींव रखी है जो हमारे दोनों देशों के भविष्य को आकार देगी। यह समझौता भारत के बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश लाएगा, नौकरियों का सृजन करेगा, हमारे उद्योगों का आधुनिकीकरण करेगा और सतत आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करेगा। सेक्रेटरी मार्शल ने इस अवसर पर आशावाद को और पुख्ता करते हुए कहा, यह साझेदारी सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत दुनिया में मजबूती से खड़ा हो सके, संयुक्त राज्य अमेरिका के भागीदार के रूप में और अपने आप में एक नेता के रूप में। हम साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो न सिर्फ हमारे दोनों देशों बल्कि पूरे क्षेत्र को फायदा पहुंचाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही और पत्रकारों ने सौदे की शर्तों के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछे। एक पत्रकार ने रक्षा सहयोग के बारे में पूछा और रोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। यह रक्षा साझेदारी भारत की क्षमता निर्माण के बारे में है। इसका लक्ष्य भारत के लिए अपने स्वयं के रक्षा उद्योगों का विकास करना है ताकि हम विदेशी आयात पर निर्भर न रहें। हमारे संयुक्त उद्यम नौसेना के जहाज निर्माण और विमान उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर इनमें से 50% घटक भारत में बनाना है। यह सौदा भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अगले चरण में न केवल इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी शामिल होगा कि वे भारत के दीर्घकालिक विकास में योगदान दें। रोहन के लिए यह महज एक सौदा नहीं था, यह वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत के उदय की शुरुआत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही रोहन हरीश और नीरज की ओर मुड़े। उन्होंने धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली काम तो अब शुरू होगा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास एक नया भारत, अध्याय 15, युद्ध पूर्व तैनाती। एक नया भारत, C15, युद्ध पूर्व तैनाती। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रत्येक बीतते दिन के साथ नई दिल्ली की हवा और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। पाकिस्तान के साथ अपरिहार्य संघर्ष की तैयारियां अच्छी तरह चल रही थी। भारत के प्रधानमंत्री रोहन वर्मा ने अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ आगामी संघर्ष के लिए रणनीति तैयार करने में कई सप्ताह बिताए थे तथा सेना भी गहन तैयारी कर रही थी। अब जबकि पाकिस्तान की ओर से सेना की बढ़ती तैनाती की खबरें लगातार आ रही थीं, यह स्पष्ट हो गया था कि निर्णायक बिंदु निकट आ गया था। सीमा पर उनकी संख्या प्रारंभिक 50,000 से बढ़कर लगभग 100,000 हो गई थी, जो आक्रामक निर्माण के स्पष्ट संकेत दे रहा था। रोहन अपने कार्यालय में बैठकर नवीनतम खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा था। आंकड़े स्पष्ट थे, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा था। राजस्थान और पंजाब के रास्ते अचानक आक्रमण करने की रोहन की योजना, जिस पर एक समय उनके करीबी लोगों में चुपचाप चर्चा हो रही थी, अब क्रियान्वित हो रही थी। उनका लक्ष्य सिर्फ कश्मीर की रक्षा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना दावा करना था। दोपहर के समय रोहन ने अपने शीर्ष सलाहकारों को बुलाया। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ जनरल सिंह, वित्त मंत्री हरीश पटेल और उनके सबसे करीबी सलाहकार नीरज कुमार उनके कार्यालय में एकत्र हुए।
कमरा शांत था। रोहन ने पहले बात की, उसकी आवाज़ संयमित लेकिन दृढ़ थी। हम अब कगार पर हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है और वे बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। जनरल, तैयारी के मामले में हम कहाँ खड़े हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल सिंह ने हमेशा सीधे शब्दों में स्थिति स्पष्ट की। प्रधानमंत्री जी, हमने क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 120,000 से अधिक कर दी है। हमने सीमा पर प्रमुख चौकियों को भी मजबूत किया है और निरंतर सहायता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की हैं। हमारी रसद टीमें पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और संभावित रूप से बहुमोर्चे युद्ध के लिए तैयार हैं। रोहन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा दृढ़ निश्चयी था। अच्छा, हमने इसका अनुमान लगाया है और हमने इसके लिए योजना बनाई है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं उस रणनीति को लागू करने के लिए तैयार हैं जिस पर हमने चर्चा की है। अगर पाकिस्तान कश्मीर पर आगे बढ़ता है तो हम राजस्थान और पंजाब के जरिए हमला करने की योजना बनाते हैं। उनकी सेनाएं कमजोर हैं। हम उन्हें चौंका सकते हैं और लाहौर की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा अंतिम लक्ष्य गिलगित बाल्टिस्तान है। जनरल सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया। हाँ प्रधानमंत्री जी, हम राजस्थान में आक्रमण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पाकिस्तान के शुरुआती हमले की पुष्टि होते ही हमारी सेनाएं वहां तेजी से आगे बढ़ेंगी। हमारे पास आश्चर्य का तत्व है और यह उनकी सुरक्षा को परास्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। रोहन ने नीरज की ओर देखा। लॉजिस्टिक्स की क्या स्थिति है? क्या हमें भरोसा है कि अगर यह लड़ाई लंबी चली तो हम दोनों मोर्चों पर आपूर्ति बनाए रख पाएंगे? नीरज हमेशा विस्तार से जानकारी रखते थे और उनके पास संख्याएं तैयार थीं। प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ हफ्तों में हमारी रसद श्रृंखलाएं काफी मजबूत हुई हैं। हमने कश्मीर और राजस्थान दोनों के लिए परिवहन मार्ग सुरक्षित कर लिए हैं। आपूर्ति, ईंधन और गोला बारूद को प्रमुख स्थानों पर जमा किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक आक्रामक बने रह सकें। हमारी वायुसेना और जमीनी इकाइयों के बीच समन्वय भी बेहतर हो रहा है। हम तैयार हैं। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अगले कदमों पर विचार करने लगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम कश्मीर पर लंबे समय तक रक्षात्मक युद्ध में उलझे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हम संतुलन को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो हमें आक्रामक रुख अपनाना होगा और पाकिस्तान पर वहां हमला करना होगा जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं है। एक बार जब हम उनके इलाके में पैर जमा लेंगे तो हम बातचीत में उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हरीश, जो अब तक चुप था, बोला। सर, जबकि हम सैन्य पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हमें इसके आर्थिक प्रभाव के बारे में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। संघर्ष जितना लंबा चलेगा, हमारे संसाधनों पर उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी वित्तीय प्रणाली दबाव को संभाल सके। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जल्दी और निर्णायक रूप से हमला करें। हमें इसे एक छोटा संघर्ष बनाना चाहिए। हम इसे जितना लंबा खींचेंगे, हम आर्थिक और कूटनीतिक रूप से उतने ही कमजोर होते जाएंगे। हरीश, मैं चाहता हूं कि आप वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। हमारे भंडार को सुरक्षित रखने और बाजारों में स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता दें। निवेशक पहले से ही घबराए हुए हैं, हमें उन्हें आश्वस्त करने की जरूरत है कि भारत निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ है। हरीश ने नोट्स लिए और हाथ में लिए गए काम को स्वीकार किया। मैं तुरंत अपने आर्थिक सलाहकारों के साथ समन्वय करना शुरू कर दूंगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय प्रभाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल सिंह ने अपना गला साफ करते हुए सैन्य मोर्चे पर ध्यान वापस खींचा। प्रधानमंत्री जी, जैसे ही पाकिस्तान कश्मीर पर अपना कदम बढ़ाएगा, हम तुरंत जवाब देंगे। राजस्थान में हमारी सेना तैयार है और किसी भी आक्रमण के कुछ ही घंटों के भीतर आक्रमण शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारी रणनीति मजबूत होने के बावजूद हमें अनुकूलनशील बने रहना चाहिए। युद्ध अप्रत्याशित है। रोहन आगे झुका, उसकी नजरें गहरी थीं। अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है जनरल, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उद्देश्य स्पष्ट रहें। जिस क्षण हम हमला करेंगे, दुनिया देख रही होगी। हमें कूटनीतिक नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। हमें इसे रक्षात्मक कार्रवाई के रूप में देखना होगा। पाकिस्तान हमलावर है और हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाब दे रहे हैं। नीरज ने कहा, मैंने पहले ही अपनी राजनयिक टीमों को जानकारी दे दी है। वे बयान और बातचीत के बिंदु तैयार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी कहानी स्पष्ट हो। एक बार संघर्ष शुरू हो जाए तो हम तुरंत स्थिति को अपने पक्ष में ढालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से संपर्क करेंगे। रोहन ने सिर हिलाया। अच्छा, यह सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, यह जनता की धारणा के लिए भी लड़ाई है। हमें दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि हम आत्मरक्षा में काम कर रहे हैं, कि हम ही शांति चाहते हैं। बैठक में सैन्य तैनाती, हवाई सहायता और आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा जारी रही। रसद टीमें पहले से ही कड़ी मेहनत कर रही थीं, यह सुनिश्चित करने में कि तीव्र, निर्णायक अभियान के लिए सब कुछ तैयार था। बैठक समाप्त होने के बाद रोहन ने जनरल सिंह को एक अंतिम निर्देश दिया। जनरल, सुनिश्चित करें कि जमीन पर मौजूद हर कमांडर को यह समझ में आ जाए कि क्या दांव पर लगा है। हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य गिलगित बाल्टिस्तान को सुरक्षित करना है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह हासिल नहीं हो जाता। अगर यह युद्ध होता है तो इसे हमारी शर्तों पर खत्म होना चाहिए। जनरल सिंह ने सलामी दी, उनके चेहरे पर दृढ़ भाव था। समझ गए प्रधानमंत्री जी, हम तैयार रहेंगे। बैठक के बाद रोहन अपने कार्यालय में अकेले बैठा था और खिड़की से बाहर नवंबर के ठंडे आसमान को देख रहा था। नीचे का शहर शांत था, उसे सीमाओं पर उठ रहे तूफान का कोई पता नहीं था। वह जानते थे कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा लिए गए निर्णय देश का भविष्य तय करेंगे। यदि वे सफल हो गए तो भारत न केवल कश्मीर की रक्षा करेगा, बल्कि अधिक मजबूत, अधिक एकजुट होकर उभरेगा तथा गिलगित बाल्टिस्तान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लेगा।
लेकिन यदि वे असफल हुए तो परिणाम विनाशकारी होंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और शहर पर लंबी परछाई छाने लगी, रोहन अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ। युद्ध का भी लक्ष्य नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत तैयार रहेगा। और वे सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ेंगे। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें। 15:01 7:41 PM। राहुल 5 दिसंबर 1947 की रात को कश्मीर का वातावरण तनाव से भरा हुआ था। भारतीय सैनिक अपनी स्थिति पर कायम थे और कई सप्ताह से तैयार हो रही पाकिस्तानी सेना के साथ अपरिहार्य टकराव की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेजर जनरल अर्जुन मेहता अपने कमांड पोस्ट पर खड़े होकर दूरबीन से क्षितिज का निरीक्षण कर रहे थे। आसमान साफ था, लेकिन दूर से आती तोपों की गड़गड़ाहट स्पष्ट थी। यहीं से पाकिस्तान का आक्रमण शुरू हुआ था। जनरल, उन्होंने हमला शुरू कर दिया है, कर्नल राव ने उनके पास ताज़ा खुफिया जानकारी लेकर आते हुए कहा। वे भारी संख्या में आ रहे हैं, सर। तोपखाना, पैदल सेना, वे अपना सब कुछ हम पर फेंक रहे हैं। मेहता का जबड़ा कस गया। हमारी लाइनें कैसी चल रही हैं? हम अभी भी स्थिर हैं, लेकिन उन्होंने श्रीनगर के पास 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हमने पहले ही अतिरिक्त बल भेज दिया है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। मेहता ने सिर हिलाया। अग्रिम पंक्ति को संकेत दें। हम आक्रामक होने जा रहे हैं। सैनिकों को जोरदार तरीके से पीछे धकेलने के लिए तैयार करें। हम उनकी गति को तोड़ देंगे, इससे पहले कि वे आगे बढ़ें। आदेश दिया गया और कुछ ही मिनटों में भारतीय सैनिक आगे बढ़ गए। जब पैदल सेना की सहायता से टैंक आगे बढ़े तो धरती हिल उठी। भारतीय तोपखाना इकाइयों ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। उनके गोले रात के आसमान को रोशन कर रहे थे। विस्फोटों की आवाजें तेज होने पर प्राइवेट रमेश कुमार ने मोर्चे पर खुद को संभाल लिया। उनकी पलटन घंटों से खाइयों में प्रतीक्षा कर रही थी और कोहरे के बीच दुश्मन की हरकतों पर नजर रख रही थी। अब आदेश आ गया था। अब लड़ने का समय आ गया था। वे आ रहे हैं, सामने से किसी ने चिल्लाकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही क्षणों बाद मशीनगनों की बौछार हवा में गूंजने लगी और सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की बढ़ती हुई लहर का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपनी राइफल से गोली चलाई। प्रत्येक गोली के साथ झटका लगने से वह पीछे हट रहा था। दुश्मन बहुत करीब था, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा और अपने साथी सैनिकों को भी ऐसा ही करते हुए देखता रहा। वे इसके लिए तैयार थे और वे दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऊपर पहाड़ी पर खड़े मेहता ने युद्ध का नजारा देखा। उन्होंने राव की ओर देखते हुए पूछा, उत्तरी क्षेत्र कैसा दिख रहा है? राव रेडियो संचार पर नजर रख रहे थे। उम्मीद से बेहतर, सर। उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रहे। हमारी तोपें बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रही हैं। अच्छा, मेहता ने कहा। अराजकता के बावजूद उनकी आवाज शांत थी। हमारे लड़कों से कहो कि वे आगे बढ़ते रहें। उन्हें फिर से इकट्ठा होने का मौका न दें। नीचे खाइयों में लड़ाई जारी थी। पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक दृढ़ निश्चयी थे। हर गुजरते मिनट के साथ युद्ध का रुख भारत के पक्ष में होता दिख रहा था। कीचड़ और धुएं से सने रमेश और उनके साथी एक उद्देश्य की भावना के साथ लड़ रहे थे, जो उनके जमीन पर डटे रहने के साथ और भी मजबूत होती गई। अचानक पास में ही एक पाकिस्तानी गोला फटा, जिससे धूल और मलबा हवा में उड़ने लगा। रमेश ने समय रहते ही झुककर विस्फोट की गर्मी महसूस की, क्योंकि विस्फोट खाई को चीर रहा था। उसने देखा कि उसका साजन देसाई पहले से ही आदेश दे रहा था। मोटा तैयार रखो, देसाई ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज धुएं से भर गई थी। हम उन्हें सीमा पार वापस उड़ा देंगे। रमेश जल्दी से दूसरों के साथ मोटा तैयार करने में शामिल हो गया। काम करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अब शोर इतना बढ़ गया था कि तोपखाने की गोलाबारी, गोलियों की आवाजें और घायल लोगों की चीखें सब मिलकर युद्ध का कोलाहल पैदा कर रही थी। लेकिन इस अराजकता के बीच रमेश को स्पष्टता का एहसास हुआ। वे इसे जीतने जा रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। जवाबी हमला शीघ्र ही शुरू हो गया। भारतीय टैंक युद्ध के मैदान में दुश्मन की रेखाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जबकि पैदल सेना तोपखाने की आग की आड़ में आगे बढ़ी। हमले की भयावहता से अचंभित पाकिस्तानी सैनिक लड़खड़ाने लगे। जनरल, हमारे लोगों ने श्रीनगर के पास की चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया है। राव ने कमांड पोस्ट से आवाज लगाई। वे दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। मेहता ने संतोष की एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अच्छा, अब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वापस न आएं। उत्तरी इकाइयों को हमला करने का आदेश दें। हमने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय सेना की गति अब अजेय थी। अव्यवस्थित और हथियारों से वंचित पाकिस्तानी सेना पीछे हटने लगी। लेकिन मेहता के लिए यह कदम पर्याप्त नहीं था। वह जानते थे कि स्थिति पर नियंत्रण पाने का यही समय था। राव, आदेश दे दो, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि हम उन्हें कश्मीर से पूरी तरह खदेड़ दें। आदेश जारी हुआ और भारतीय सेना आगे बढ़ी। टैंक, पैदल सेना और तोपखाना एक साथ आगे बढ़े और भारी बल के साथ दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना की सीमाएं ध्वस्त हो गईं और भारतीय सेना पूरी ताकत से उनका पीछा करने लगी। रमेश अभी भी मिट्टी और खून से लथपथ होकर दुश्मनों को युद्ध के मैदान में भागते हुए देख रहा था। घंटों की लड़ाई से उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसे गर्व की लहर भी महसूस हो रही थी। उन्होंने यह कर लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे जीत गए थे। देसाई चिल्लाया। अभी मत रुको, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, मेहता को वह संदेश प्राप्त हुआ जिसका वह इंतजार कर रहे थे। यह स्वयं प्रधानमंत्री रोहन वर्मा का सीधा आदेश है। राव ने उन्हें विज्ञप्ति सौंपते हुए कहा, जनरल मेहता, प्रधानमंत्री ने हमें अगला चरण शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। मेहता ने संदेश को जल्दी से पढ़ा। उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह चाहता है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान में आगे बढ़ें।
क्या हम इसके लिए तैयार हैं, सर? राव ने सतर्क स्वर में पूछा। मेहता ने जवाब दिया, हम पूरी तरह तैयार हैं। हम इसके लिए कई हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। उस रात जब सैनिक आराम कर रहे थे और अपने घायलों की देखभाल कर रहे थे, मेहता ने अपने अधिकारियों को अंतिम ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा किया। योजना सरल किंतु महत्वाकांक्षी थी। जब पाकिस्तान की सेनाएं अव्यवस्थित थीं, तब भारत गिलगित बाल्टिस्तान में काफी अंदर तक घुस जाएगा और सर्दी आने से पहले इस क्षेत्र को सुरक्षित कर लेगा। मेहता ने स्थिर स्वर में कहा, प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है। यह सिर्फ कश्मीर की रक्षा के बारे में नहीं है। हम अब आक्रामक रुख अपना रहे हैं। हम गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं और उसे अपने कब्जे में रखेंगे। यह हमारे लिए उत्तरी सीमा को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का मौका है। अधिकारियों ने मिशन को समझते हुए सिर हिलाया। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। सफलता का अर्थ न केवल कश्मीर को सुरक्षित करना होगा, बल्कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं पर निर्णायक प्रहार करना भी होगा। मेहता ने आदेश दिया, अपने आदमियों को तैयार करो। हम सुबह होते ही निकल पड़ेंगे। जब अधिकारी अपनी टुकड़ियों को तैयार करने के लिए चले गए, मेहता ने ठंडी रात की हवा में अकेले खड़े होकर कुछ क्षण अपने लिए बिताए। उसने युद्ध के मैदान की ओर देखा। अब शांति थी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उनके लोग तैयार थे और प्रधानमंत्री की साहसिक रणनीति के साथ उन्हें पता था कि वे सफल होंगे। नई दिल्ली में रोहन वर्मा अपने कार्यालय में खड़े होकर शहर की रोशनी को देख रहे थे। कश्मीर में लड़ाई में जीत मिली थी, लेकिन उन्हें पता था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान भारत की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने की कुंजी थी और यह एक ऐसा पुरस्कार था जिसे पाकिस्तान आसानी से नहीं छोड़ेगा। रोहन ने नीरज की ओर रुख किया, जो अपनी डेस्क के पास खड़ा था। अब समय आ गया है, नीरज। अंतिम आदेश भेजो। हम गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। युद्ध के अन्य 2 मोर्चे अभी सक्रिय करो। नीरज ने सिर हिलाकर आदेश दिया और फोन उठाया। हाँ प्रधानमंत्री जी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 6 दिसंबर 1947 की सुबह कश्मीर की बर्फ से ढकी चोटियों पर हल्की रोशनी के साथ हुई। जनरल मेहता एक पहाड़ी पर खड़े होकर घाटी को देख रहे थे जो गिलगित बाल्टिस्तान की ओर जाती थी। भोर होते ही पहाड़ों की लंबी परछाई छाने लगी थी। उसके सैनिक अनजाने में ही इसकी तैयारी कर रहे थे और अब रोहन की साहसिक रणनीति को क्रियान्वित करने का समय आ गया था। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पीछे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कपड़े लपेटे हुए सैनिक पंक्तिबद्ध होकर उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। कागज पर तो यह योजना सरल थी, लेकिन व्यवहार में यह एक खतरनाक जुआ था। कश्मीर से भारतीय सेना गिलगित बाल्टिस्तान की ओर बढ़ेगी, जो एक रणनीतिक क्षेत्र था जिस पर उन्हें नियंत्रण की आवश्यकता थी। इसी समय पंजाब और राजस्थान से क्रमशः लाहौर और मुल्तान को निशाना बनाकर आक्रमण जारी था। विचार यह था कि पाकिस्तानी सेना को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वे किसी भी मोर्चे की प्रभावी ढंग से रक्षा न कर सकें। मेहता ने अपने बगल में खड़े कर्नल राव से धीरे से कहा, यूनिटों को संकेत दे दो। हम भोर होते ही चल पड़ेंगे, उससे पहले नहीं। राव ने सिर हिलाया। उनका चेहरा तनावपूर्ण लेकिन दृढ़ था। हमारे स्काउट्स ने बताया है कि आगे बहुत कम प्रतिरोध है, जनरल। पाकिस्तानियों को इतनी देर की सर्दी में हमले की उम्मीद नहीं है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जल्द ही बदल जाएगा। हम उन्हें जगाने वाले हैं। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, भारतीय सेनाओं ने अपना मार्च शुरू कर दिया। पहाड़ी इलाके से गुजरना धीमा था और कड़ाके की ठंड के कारण हर कदम संघर्षपूर्ण लग रहा था। संकरी गलियों में रसद ले जा रहे ट्रकों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन सैनिक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस बीच दूर दक्षिण में राजस्थान के रेगिस्तान में एक और मोर्चा खुल रहा था। भारतीय सेना कर्नल सैम मानेकशॉ की कमान में संगठित हुई थी और उनका लक्ष्य मुल्तान पर कब्जा करना था। रणनीति यह थी कि भ्रम पैदा किया जाए, पाकिस्तान का ध्यान कश्मीर से हटाया जाए तथा उनकी सेनाओं को बिखरा रखा जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन जैसे ही सैम की सेना सीमा की ओर बढ़ी, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। सर, एक युवा लेफ्टिनेंट थकान से हौंचते हुए सैम के पास दौड़ा। पाकिस्तानी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। वे इस सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। सैम ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना दूरबीन निकाला। दूर से उन्हें कवच की चमक और पाकिस्तानी काफिले से उठते धूल के बादल दिखाई दे रहे थे। कितने? उसने तीखी आवाज में पूछा। कम से कम 10,000 सैनिक, सर, लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया। वे हमारी स्थिति के ठीक आगे एक रक्षात्मक रेखा स्थापित कर रहे हैं। सैम ने मन ही मन कोसा। इस योजना में गति पर भरोसा किया गया था ताकि पाकिस्तान पर इस क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय होने से पहले ही हमला किया जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी खुफिया जानकारी पूरी तरह सही नहीं थी। लोगों से कहो कि वे खुदाई करें और तोपखाने की बमबारी के लिए तैयार रहें, सैम ने आदेश दिया। उसका जबड़ा भींचा हुआ था। यह उतना आसान नहीं होगा जितना हमने सोचा था। नवंबर LB जेनन। पंजाब में भी स्थिति कम तनावपूर्ण नहीं थी। जनरल सिंह की सेनाएं अंधेरे की आड़ में सीमा पार कर गई थी, लेकिन लाहौर की ओर उनकी प्रगति अपेक्षा से धीमी थी। भूभाग कठिन था और हालांकि पाकिस्तानी सेना की ओर से आरंभिक प्रतिरोध हल्का था, सिंह जानते थे कि यह केवल समय की बात है जब पाकिस्तानी सेना का पूरा भार उन पर टूट पड़ेगा। सिंह के सहायक मेजर मलिक ने पाकिस्तानी छावनी के ऊपर एक पहाड़ी के पीछे खड़े होकर कहा, जनरल, टोही इकाइयों से रिपोर्ट आ रही है। उन्होंने भारी तोपखाना आगे की स्थिति में बढ़ते देखा है। सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। लाहौर इस ऑपरेशन की कुंजी है। अगर हम शहर पर कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तान अपनी हिम्मत खो देगा। लेकिन सर, मलिक ने झिझकते हुए कहा, अगर वे खुदाई करेंगे तो यह घेराबंदी में बदल सकता है। सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन हम अभी रुक नहीं सकते। अगर हम तेजी से आगे नहीं बढ़े तो हम हफ्तों तक फंसे रहेंगे और हम मेहता की सेना को उत्तर में असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से अधिक तीव्र थी।
सभी मोर्चों पर ऐसा लग रहा था कि उनका शत्रु इस संघर्ष को लंबा खींचने पर आमादा था। पाकिस्तान में सैन्य आला कमान में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अयूब खान सीमा पार के कमांडरों से व्यग्रतापूर्वक रिपोर्ट प्राप्त कर रहे थे। एक सहयोगी ने सांस फूलते हुए कहा, सर, भारतीयों ने 3 दिशाओं से समन्वित हमला शुरू कर दिया है। वे उत्तर में गिलगित की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने पंजाब और राजस्थान में भी आक्रमण शुरू कर दिया है। खान ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। यह अपेक्षित नहीं था। हमने सोचा था कि वे केवल कश्मीर की रक्षा करेंगे, लेकिन अब वे कई मोर्चों पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें मुल्तान और लाहौर में और अधिक सेना भेजनी चाहिए, सर? खान हिचकिचाया। सुदृढ़ीकरण भेजने से अन्य क्षेत्र असुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वे किसी भी शहर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लाहौर में तत्काल 2 अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात करें। मैं चाहता हूं कि दक्षिण में सभी उपलब्ध सेनाएं हाई अलर्ट पर रहें। वे हमें टुकड़े टुकड़े करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन आदेश दिए जाने के बावजूद खान को पता था कि वे नुकसान में हैं। पाकिस्तानी सेनाएं कमजोर थीं और भारतीय रणनीति उनकी कमान को अव्यवस्थित कर रही थी। यदि भारत अपनी गति बरकरार रख पाया तो वह पाकिस्तानी क्षेत्र में कहीं अधिक अंदर तक घुस जाएगा, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर तक भारतीय सेना ने सभी 3 सेक्टरों में पाकिस्तानी सैनिकों को घेर लिया था। गिलगित बाल्टिस्तान में मेहता की सेना को पाकिस्तानी प्रतिरोध की पहली पंक्ति का सामना करना पड़ा था। इलाका बहुत ही उग्र था और लड़ाई भी बहुत करीबी और भीषण थी, जिसमें दोनों पक्ष अपने फायदे के लिए पहाड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन युद्ध की तीव्रता के बावजूद मेहता की सेना आगे बढ़ती रही। लाइन पर डटे रहो, मेहता ने गोलियों के शोर के बीच चिल्लाकर कहा। उनके सैनिक अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और पाकिस्तानियों को पीछे धकेलने के लिए कृतसंकल्प थे। लेकिन दुश्मन आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। मेहता के एक अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, हमें और अधिक तोपखाने की सहायता की आवश्यकता है। मेहता ने तनाव भरी आवाज में कहा, बुलाओ, हमें उनकी लाइन तोड़नी होगी, इससे पहले कि वे फिर से इकट्ठा हो जाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पंजाब में वापस आकर जनरल सिंह की सेना ने लाहौर पर हमला शुरू कर दिया था, लेकिन शहर की सुरक्षा कड़ी थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने सरहद पर किलेबंदी कर ली थी और लड़ाई धीमी और खूनी थी। सिंह जानते थे कि समय उनके पक्ष में नहीं है। सर, हमें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, मेजर मलिक ने गंभीर चेहरे के साथ बताया। उन्होंने बहुत गहराई तक खुदाई कर ली है। इसे तोड़ना मुश्किल होगा। सिंह ने दबी हुई आवाज में कहा, दबाव बनाए रखो। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमने ढील दी तो वे और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और हम हफ्तों तक यहाँ फंसे रहेंगे। लड़ाई जारी रही और भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं एक क्रूर संघर्ष में उलझ गईं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि प्रारंभिक प्रयास धीमा पड़ रहा है। आश्चर्य का तत्व समाप्त हो चुका था तथा पाकिस्तान अपेक्षा से अधिक तेजी से लामबंद हो रहा था। राजस्थान में कर्नल सैन की सेना आगे बढ़ने में सफल रही, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण थी। मुल्तान के निकट पाकिस्तानी सुरक्षा अपेक्षा से अधिक मजबूत थी तथा दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। सर, वे दक्षिण से अतिरिक्त बल ला रहे हैं, सैम के एक अधिकारी ने बताया। हम जल्द ही संख्या में कम पड़ जाएंगे। सैम ने दांत पीसते हुए कहा, हम अब नहीं रुक सकते। अगर हमने उन्हें मुल्तान में मजबूती देने दी तो हम हफ्तों तक यहीं फंसे रहेंगे। हमले पर जोर देते रहो, लेकिन जनरल सिंह को संदेश भेजो, हमें और समर्थन की जरूरत है। जब सभी मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी, रोहन अपने कार्यालय में बैठकर अपने कमांडरों की रिपोर्ट सुन रहा था। उन्होंने प्रतिरोध की अपेक्षा की थी, लेकिन लड़ाई की तीव्रता अनुमान से कहीं अधिक थी। फिर भी वह दृढ़ निश्चय रहे। उन्होंने नीरज कुमार की ओर देखा जो उनके बगल में खड़े थे। यह हो रहा है, नीरज। हम इसी के लिए तैयारी कर रहे थे। नीरज ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर पाएंगे? रोहन ने दृढ़ता से कहा, हमें यह करना ही होगा। अगर हम गिलगित पर कब्जा कर लेते हैं तो हम कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन यह आसान नहीं होगा। नीरज ने कहा, जनरल मेहता अपनी जमीन पर डटे हुए हैं, लेकिन यह एक लंबी लड़ाई होने जा रही है और सिंह की सेना लाहौर में घुसने के लिए संघर्ष कर रही है। रोहन ने आह भरी, नेतृत्व का भार उस पर दबा हुआ था। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जनरल सिंह और सैम से कहो कि वे हमला जारी रखें, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान अहम है। अधिक सुदृढ़ीकरण भेजें, जितनी जल्दी हो सके रिजर्व और अन्य बटालियनों को तैनात करें। अगर इसके लिए अधिक लोगों की जरूरत होगी तो मैं दूंगा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भले ही इसका मतलब संपूर्ण युद्ध ही क्यों न हो। यह संदेश सेना कमान तक पहुंचाओ। रोहन की घोषणा सुनकर नीरज दंग रह गया और सिर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया, जिससे रोहन अपने विचारों में अकेला रह गया। वह जानता था कि आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। उनकी त्रिआयामी रणनीति की सफलता उनके सैनिकों के साहस और दृढ़ संकल्प पर निर्भर थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। 12 दिसंबर 1947 की सुबह जनरल मेहता की सेनाएं असाधारण गति पर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री रोहन वर्मा द्वारा दिए गए अथक आदेश से प्रेरित होकर भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सर्जिकल सटीकता के साथ पाकिस्तान की सुरक्षा को भेद दिया था। सैनिकों का मनोबल सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। युद्ध क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट ने प्रत्येक अधिकारी को आशा और सम्मान से भर दिया और मेहता को पता था कि वे कुछ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के कगार पर हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा करने और पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को पंगु बनाने के रोहन के दृष्टिकोण ने पार्टी के अंदर आग भड़का दी थी। जनरल ने महसूस किया कि उनसे बहुत अपेक्षाएं की जा रही थी, लेकिन साथ ही अपने प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दृढ़ संकल्प भी था। अग्रिम कमान चौकी में मेहता ने अपने अधिकारियों को उत्तरी क्षेत्रों के एक बड़े मानचित्र के चारों ओर इकट्ठा किया।
कोहिस्तान, एबटाबाद, मनशेरा, मलकंद और गिलगित बाल्टिस्तान का अधिकांश भाग अब भारतीय नियंत्रण में था तथा केवल चित्राल का उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र ही बचा था। मेहता ने अपनी आवाज स्थिर लेकिन तीव्र रखते हुए कहा, हमने 7 दिनों में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया है। लेकिन अब चित्राल हमारे और इस रणनीतिक क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण के बीच खड़ा है। दुश्मन पस्त हो चुका है और भाग रहा है, लेकिन हम उन्हें फिर से संगठित होने के लिए कोई जगह नहीं दे सकते। कर्नल राव, जो आक्रमण की शुरुआत से ही मेहता के साथ थे, ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हमारे सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जनरल। हमें जो रसद सहायता मिली है वह असाधारण है और दक्षिण से सुदृढ़ीकरण आ रहा है। हम अगले 48 घंटों के भीतर चित्राल में और भी आगे बढ़ सकेंगे। मेहता ने अपनी मेज पर रखी रिपोर्ट पर नजर डाली, उनका दिमाग संभावनाओं पर काम कर रहा था। अच्छा, मैं एक साफ निर्णायक हमला चाहता हूँ, कोई लंबी घेराबंदी नहीं। हमने चित्राल पर जोरदार हमला किया और इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है, हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही वह बोल रहे थे और रिपोर्टें आ गईं, भारतीय सेना ने एबटाबाद पर कब्जा कर लिया था और अब वह इस्लामाबाद और रावलपिंडी की घेराबंदी कर रही थी। इस साहसिक कदम से पाकिस्तानी सेना और अधिक भ्रमित हो गई तथा उन्हें अपनी ढहती हुई सेना को मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की घेराबंदी के कारण पाकिस्तानी सेना को रसद संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तथा महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों से उसका संपर्क टूट गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राव ने कहा, हमने उन्हें अराजकता में डाल दिया है। उनकी आवाज में संतुष्टि का भाव था। हर बार जब वे प्रतिक्रिया करने की कोशिश करते हैं तो हम पहले से ही एक कदम आगे होते हैं। मेहता ने गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए कहा, और हम ऐसे ही रहेंगे। दबाव बनाए रखो। इस बीच पंजाब में जनरल सिंह ने इसी तरह का दुस्साहसिक युद्धाभ्यास किया था। उनकी सेनाएं लाहौर के बाहरी इलाकों में घुस आई थीं, लेकिन शहर के लिए एक लंबी, भीषण लड़ाई में धीमी पड़ने के बजाय सिंह ने अपनी सेना को विभाजित कर दिया था और एक टुकड़ी को फैसलाबाद और गुजरांवाला पर तेजी से कब्जा करने के लिए भेज दिया था, जिससे लाहौर को सभी संभावित सहायता से प्रभावी रूप से अलग कर दिया गया था। आपूर्ति लाइनें टूट जाने के कारण लाहौर पूरी तरह से घिरने के कगार पर था। मेहता की कमान पोस्ट में रेडियो पर जनरल सिंह की आवाज गूंजी। सिंह ने बताया, हमने लाहौर के संसाधनों को काट दिया है। उनका स्वर शांत लेकिन खुशी से भरा हुआ था। वे शहर में छिपे हुए हैं, लेकिन वे ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। मैंने गुजरांवाला और फैसलाबाद में जो सैनिक भेजे थे उन्होंने दोनों शहरों को सुरक्षित कर लिया है। अब हमें बस लाहौर की बाहरी सुरक्षा को तोड़ना है। मेहता की आंखें चमक उठीं। अच्छा काम है, सिंह। एक बार लाहौर गिर गया तो पाकिस्तान के पास अपनी बची हुई सेना को दूसरी दिशा में लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। वे खुद को कई मोर्चों पर लड़ते हुए पाएंगे, जिसमें जीतने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन यह सिर्फ उत्तर और पंजाब तक ही सीमित नहीं था, जहां भारतीय सेना आश्चर्यजनक प्रगति कर रही थी। राजस्थान के रेगिस्तान में कर्नल सैम की सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में काफी अंदर तक घुसकर मुल्तान पर अचानक हमला कर दिया था। यद्यपि मुल्तान की रक्षा बहुत मजबूत थी, फिर भी भारतीय आक्रमण की गति और समन्वय ने पाकिस्तानी रक्षकों को परेशान कर दिया था। रेगिस्तान की रेत युद्ध का मैदान बन गई थी। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, जिससे पाकिस्तानी सेना को ऐसी रक्षात्मक मुद्रा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। अराजकता को और बढ़ाने के लिए सैम सेनाएं अपने मूल उद्देश्यों से भी आगे बढ़ गईं तथा उन्होंने हैदराबाद और कराची पर एक साथ घेराबंदी कर ली। पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह तटीय शहर कराची अब भारतीय सेनाओं से घिरा हुआ था तथा इसकी नौसैनिक संपत्तियां असुरक्षित और उजागर हो गई थी। सैम ने भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय करके वहां तैनात पाकिस्तानी नौसेना पर हमला करने के लिए हवाई समर्थन का अनुरोध किया था, जिससे दक्षिण से सेना को पुनः आपूर्ति करने या निकालने की उनकी क्षमता बाधित हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वायुसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। जैसे जैसे भारतीय सैनिक कराची के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे, बमवर्षक विमान ऊपर से गुजरते हुए बंदरगाह पर खड़े नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे थे। पूरे शहर में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी और पाकिस्तानी नौसेना आश्चर्यचकित रह गई। बंदरगाह में जहाज जलते हुए छोड़ दिए गए और पाकिस्तानी रक्षकों में दहशत फैल गई। आक्रमण के 7वें दिन तक विश्व भारत के सैन्य अभियानों के पैमाने और गति से दंग रह गया। पाकिस्तान का लगभग हर प्रमुख शहर या तो घेरे में था या उसके गिरने का खतरा था। गिलगित बाल्टिस्तान, जो भारतीय अभियान का प्रारंभिक लक्ष्य था, अब लगभग पूरी तरह से भारतीय हाथों में था तथा उत्तर में केवल चित्राल ही पाकिस्तानी नियंत्रण का अंतिम गढ़ बचा था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सामने आत्मसमर्पण की वास्तविक संभावना थी, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला को अलग कर दिया गया था और घेर लिया गया था। मुल्तान पर घेरा डाला गया था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सेना की जीवन रेखा कराची, पतन के कगार पर थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को यह समझने में कठिनाई हुई कि इतना जटिल, बहुमोर्चा अभियान इतनी जल्दी कैसे सामने आ गया। दुनिया भर में समाचार रिपोर्टें भारत के सैन्य अभियान की अभूतपूर्व सफलता की घोषणा करने वाली सुर्खियों से भरी थी, जबकि पाकिस्तान में व्यापक भ्रम और भय का माहौल था। पाकिस्तानी जनरल अपनी सुरक्षा को समन्वित करने में संघर्ष कर रहे थे तथा एक साथ कई मोर्चों पर उत्पन्न खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में असमर्थ थे। नई दिल्ली स्थित अपने वॉर रूम में प्रधानमंत्री रोहन वर्मा को क्षेत्र से लगातार अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रही। जैसे जैसे प्रत्येक नई रिपोर्ट आती गई, जिसमें किसी भारतीय विजय या पाकिस्तान के पीछे हटने का विवरण होता, रोहन शांत बना रहा। योजना काम कर रही थी, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीरज कुमार ने ताज़ा ब्रीफिंग से ऊपर देखते हुए कहा, मेहता की सेना ने एबटाबाद और मनशेरा पर कब्जा कर लिया है। वे अब चित्राल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इलाका उनकी रफ्तार को धीमा कर रहा है। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी नज़र सामने फैले पाकिस्तान के नक्शे पर टिकी थी। हमें जल्दी से चित्राल पर कब्जा करना होगा। एक बार वह गिर जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हो जाएगा। नीरज ने विस्मय और चिंता के मिले जुले भाव से उनकी ओर देखा। सर, आपने जो किया है,
किसी ने भी इस स्तर की सफलता की उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ 7 दिनों में हमने युद्ध का रुख मोड़ दिया है। लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर ध्यान देने लगा है। वे लंबे समय तक चुप नहीं रहेंगे। रोहन जानता था कि नीरज सही था। विश्व की निगाहें उस पर थीं और हालांकि भारत की तीव्र प्रगति प्रभावशाली थी, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का जोखिम भी था। लेकिन रोहन दृढ़ निश्चयी था। उनका लक्ष्य सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं था, बल्कि क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देना था और गिलगित बाल्टिस्तान इसकी कुंजी था। हम अब इतनी दूर आ गए हैं कि अब रुकना संभव नहीं है, रोहन ने स्थिर स्वर में कहा। मेहता चित्राल पर कब्जा कर लेंगे, सिंह लाहौर की सुरक्षा को तोड़ देंगे और कराची पर कब्जा हो जाएगा। एक बार जब हम उन शहरों पर कब्जा कर लेंगे तो हम मजबूत स्थिति में होंगे और हम किसी भी बातचीत की शर्तें तय कर सकेंगे। नीरज ने अपने प्रधानमंत्री के शब्दों का वजन समझते हुए सिर हिलाया। मैं जनरलों को सूचित करूंगा, उन्हें पता होगा कि क्या करना है। जैसे ही नई दिल्ली में सूरज डूबने लगा, पाकिस्तान के युद्ध क्षेत्रों में युद्ध की आवाजें गूंजने लगी। जनरल मेहता की सेनाएं गिलगित बाल्टिस्तान के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर चुकी थीं और अब चित्राल में अंतिम हमले की तैयारी कर रही थीं। लाहौर में जनरल सिंह की सेनाएं शहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं तथा निर्णायक हमले की तैयारी कर रही थीं, जिससे शहर भारतीय नियंत्रण में आ जाएगा। और दक्षिण में कर्नल सैम की सेना मुल्तान पर कब्जा करने की कगार पर थी, जबकि कराची घेराबंदी में था और उसके रक्षक भारी भारतीय हमले के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी कि इस अभूतपूर्व संघर्ष में अगला कदम क्या होगा। लेकिन रोहन और उसके जनरलों के लिए रास्ता स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर जीत। रोहन ने अपने कार्यालय से शहर को देखा। उनके द्वारा लिए गए निर्णय उपमहाद्वीप के भविष्य को नया आकार दे रहे थे, लेकिन अभी भी काम किया जाना बाकी था। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अंत नजर आ रहा था। मेहता को आदेश भेजो, रोहन ने धीरे से नीरज से कहा। उसे चित्राल पर कब्जा करने को कहो, और जब वह वहां से निकल जाए तो उसे इस्लामाबाद भेज दो। अब यह सिर्फ भारत की रक्षा करने के बारे में नहीं है, यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। 14 दिसंबर 1947 की सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने अंतिम और सबसे क्रूर चरण में प्रवेश कर गया था। 2 दिनों तक भारतीय सेना ने लगातार आगे बढ़ते हुए रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता था। गिलगित बाल्टिस्तान को सुरक्षित कर लिया गया था। उत्तर में पाकिस्तानी नियंत्रण का अंतिम गढ़ चित्राल गिरने वाला था। लाहौर और मुल्तान पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में थे तथा केवल इस्लामाबाद ही बचा था। मेजर जनरल अर्जुन मेहता युद्ध क्षेत्र के किनारे खड़े होकर धुएं से भरी घाटी की ओर देख रहे थे। चित्राल के लिए लड़ाई बहुत भयंकर थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, लेकिन भारतीय सेना आगे बढ़ती रही तथा प्रधानमंत्री रोहन से प्राप्त स्पष्ट और अटल जनादेश से उनका संकल्प और मजबूत हुआ। जनरल, चित्राल में पाकिस्तानी सेना के आखिरी जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कर्नल राव ने थकी हुई आवाज में लेकिन उपलब्धि की भावना से भरे हुए कहा। हमने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है। मेहता ने खुद को एक हल्की मुस्कान दी। अच्छा, इलाके को सुरक्षित करो और सुनिश्चित करो कि नागरिक सुरक्षित रहें। हमने लड़ाई जीती है, लेकिन हमें व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। जब मेहता ने अपना अंतिम आदेश जारी किया तो वह उस लंबी यात्रा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जो उन्हें इस क्षण तक ले आई। 7 दिनों की लड़ाई में जीत और हार का सिलसिला जारी रहा, लेकिन भारत लगभग हर मोर्चे पर विजयी हुआ। अब चित्राल पर नियंत्रण के साथ अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा समाप्त हो गया था। जबकि मेहता और उनके लोगों ने गिलगित बाल्टिस्तान के अंतिम हिस्से को सुरक्षित कर लिया था, जनरल सिंह लाहौर की घेराबंदी के अंतिम चरण की देखरेख कर रहे थे। कई दिनों तक उनकी सेना ने शहर को घेर रखा था, सभी आपूर्ति बंद कर दी थी और इसे शेष पाकिस्तान से अलग कर दिया था। घेराबंदी तीव्र और क्रूर थी। भारतीय तोपखाने ने शहर की सुरक्षा पर हमला किया, जिससे वह ध्वस्त हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज पर फूटी, जनरल सिंह को अपने अग्रिम कमांडरों से संदेश मिला कि लाहौर की सुरक्षा ध्वस्त हो गई है। पाकिस्तानी सैनिक शहर के मध्य में वापस लौट रहे थे और पुनः संगठित होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे अधिक समय तक वहां टिक नहीं पाएंगे। सैनिकों को भेजो, सिंह ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। उनकी आंखें सामने लगे नक्शों को देख रही थीं। शहर पर कब्जा करो, लेकिन नागरिकों की हताहती कम से कम हो। हम यहाँ लाहौर को नष्ट करने नहीं आए हैं, हम इसे आजाद कराने आए हैं। जैसे ही भारतीय सैनिक शहर में घुसे, पाकिस्तानी सेना की ओर से प्रतिरोध छिटपुट हो गया। बहुत से लोग पहले ही भाग चुके थे क्योंकि वे भारतीय सेना की भारी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही घंटों में लाहौर पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान का एक रत्न यह शहर अब भारत के नियंत्रण में था। इस बीच दक्षिण में कर्नल सैम की सेना ने मुल्तान की घेराबंदी पूरी कर ली थी। वहां भी लड़ाई उतनी ही तीव्र थी, जहां पाकिस्तान अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में शहर पर कब्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन सैम की सेना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी, आपूर्ति लाइनों को काट दिया और दुश्मन की लड़ने की इच्छा को खत्म कर दिया। दोपहर तक मुल्तान में पाकिस्तानी कमांडरों ने आत्मसमर्पण का संकेत दे दिया था। शहर में भारतीय ध्वज फहराया गया और गोलियों की आवाजों की जगह सड़कों पर सुरक्षा कर रहे सैन्य वाहनों की आवाजें आने लगीं। सैम, जो कभी पाकिस्तानी कमांड पोस्ट हुआ करता था, वहां खड़े होकर गहरी सांस ले रहा था। लड़ाई खत्म हो गई थी। दुनिया स्तब्ध होकर देख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मात्र 10 दिनों के भीतर भारत ने न केवल पाकिस्तान के प्रारंभिक आक्रमण को विफल कर दिया, बल्कि इतना निर्णायक, इतना जबरदस्त जवाबी हमला किया कि इसने क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया। प्रमुख शहरों पर घेराबंदी की गई थी और पाकिस्तानी सेना भारतीय आक्रमण की तीव्रता और गति से अचंभित होकर अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद अवज्ञाकारी बनी रही।
यद्यपि भारतीय सेनाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, फिर भी शहर पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ था। जनरल मेहता जानते थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा करना अंतिम झटका होगा, जो पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करेगा। 14 दिसंबर को रात होने पर मेहता अपने अधिकारियों के साथ इस्लामाबाद पर अंतिम हमले की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। शहर की किलेबंदी बहुत। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी होगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ये, पर हम कॉपीराइट और बाकी कारण से अपलोड नहीं कर सकते हैं आगे के एपिसोड अपलोड। धन्यवाद अपने हमें इतना सपोर्ट किया उसके लिए।